जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेन स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो मॉडल सेट निकला हुआ था जैक के द्वारा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, उसी का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए 40 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे कुल प्रश्न आपका कितना रहेगा, 40 रहेगा और बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है। दूसरा है कि प्रश्नावली में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है कि प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। और चौथा प्रश्न है कि प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। यानी प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से, तो प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर में। दूसरा प्रश्न है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गॉटफ्राइड आर्केनबाल जो है वो सांख्यिकी का जनक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है तीसरा नंबर में कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्र का, यानी जो यहाँ पे आपको दिया गया है एक अर्थशास्त्र जीवन का कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये जो कथन दिया गया है यह कथन किस अर्थशास्त्री का बोल रहा है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का यह कथन है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा में कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यानी यहाँ पे 3 गो ऑप्शन गलत होगा, 1 सही होगा। तो आपको देखना है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमको हम आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर क्या हो जाए, 4 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सही व्याख्या करना कठिन, 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न कि परास का क्या अर्थ है। तो परास का क्या अर्थ है, देखिए परास का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर को ही हम लोग परास बोलते हैं, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। यहाँ बोला कि लिंग के आधार पर, ठीक है, भारतीय जनसंख्या जो है उसको पुरुष और महिला 2 वर्गों में विभाजित किया गया, पुरुष और महिला में लिंग के आधार पर। तो बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण। यहाँ पे दिया गया है कालिक, मात्रात्मक, स्थानिक, गुणात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। यानी किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा अवशीर्ष, ठीक है। किसी भी पंक्ति शीर्षक को, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, अवशीर्ष। 7 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अवशीर्ष। 8 नंबर प्रश्न कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं, तो 8 का राइट आंसर होगा सतत चर के लिए बनाए जाते हैं क्या, आयत चित्र। 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। 9 का राइट आंसर होगा समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा माध्यिका। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा चतुर्थक। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ बोला है कि आंकड़े को 4 बराबर, यानी 4 मतलब चतुर्थ। तो आप सब जो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको देख लेना है कि चतुर्थ जहाँ रहेगा उसको टिक कर देना है, आपका सही हो जाएगा। तो 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है, तो इनमें से सभी देखिए परास गुणांक, यहाँ पे परास गुणांक है, परास गुणांक हो जाएगा, विचलन गुणांक और विचलन गुणांक, ये तीनों को हम लोग मानक विचलन के सापेक्ष माप को कहते हैं। तो इसमें इनमें से सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा माध्य विचलन, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर में क्या है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विचलन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है विचलन गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन और भागा में क्या होता है, समानांतर माध्य। यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य, लिख देना, समझिएगा। उसको गुना 100 से हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लोग देख लिए। यहाँ पे दिया गया हमारा मानक विचलन जो 16 दिया गया और समांतर माध्य 50। तो मानक विचलन हमारा 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, तो 16 हम लोग लिख दिए और हमारा है समांतर माध्य 50, ठीक है। और इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे कट जाएगा 50 गुना 100, 16 गुना 2 32 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया गया है 32, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया गया है 32, तो ये सही हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर की सहसंबंध गुणांक के दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है रेखीय सहसंबंध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि दो चर है उसके बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा 1, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 17 नंबर है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे जाता है। यानी कोटि सहसंबंध जो है उसका विकास का श्रेय किसे जाता है, तो स्पीयरमैन हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आधार अवधि की मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है लेस्पियर का कीमत सूचकांक, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न की मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक और भारित सूचकांक, ये तीनों कहा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, यानी इसमें प्राथमिक क्रिया होता है। प्राथमिक क्षेत्र में हम हमेशा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यही सब आता है, ठीक है। दूसरा स्टेज में क्या आता है, दूसरा स्टेज में से उद्योग हो गया और तीसरा स्टेज में हमारा सेवा हो गया। तो यहाँ पूछा है प्राथमिक, यहाँ पे हो जाएगा कृषि, ठीक है। ये तीसरा जो है सेवा, आपको अगर पूछे तृतीय में तो सेवा हो जाएगा। उद्योग हमारा हो जाएगा किसमें, द्वितीयक में। और ये विनिर्माण, यानी उद्योग में ही तो विनिर्माण का कार्य होता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा द्वितीयक। यहाँ पे पूछा आपको प्राथमिक, तो आपको बस बी को लॉक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 में कि योजना आयोग का गठन, ठीक है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1950 को, ठीक है। आज योजना आयोग का गठन 1950 को किया गया था। 22 का ऑप्शन वो सी इसका राइट आंसर। 23वां प्रश्न भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारा कब हुआ था, इसका कार्य बताना है आपको, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 12वीं, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो वो सब भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना है, यानी 5-5 वर्ष के अंतराल में लिया जाता था। और आपको पूछेगा ये इसका कार्यकाल क्या है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल है 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। अगर आपको पूछे कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब हुआ था, तो 1951 से 56, याद रखिएगा 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना को लागू हुआ था। और अंतिम 12वीं, इसका डेट कब बताया आपको, यहाँ पे 2012 से 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो कब किया गया था, 1991 को, ठीक है। 24 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। इनमें से सभी वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 26 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1995 को WTO की स्थापना किया गया था, ठीक है।
ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण में जो जनता रहते हैं उसका आजीविका का मुख्य आधार क्या है, यानी जो जीवन वो यापन कर रहे हैं उसका मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। देखिएगा गांव में अधिकतर लोग कृषि करते हैं जबकि बाजार में लोग कृषि नहीं करते हैं। या तो पूछा है ग्रामीण तो इसका कृषि ही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 28 में कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत है। और इसमें एक क्वेश्चन और बताते हैं, कपास की जो खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है वो काली मिट्टी होती है। तो 28 का यहाँ पे बी हो जाएगा, कपास उत्पादक में सबसे ज़्यादा भारत। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, यानी मनरेगा कब पारित हुआ था? तो 2005 को, याद रखिएगा 2005 को मनरेगा लागू किया गया था। इसमें लोगों को 100 दिनों की काम का गारंटी दिया जाता था, अगर काम नहीं मिलता था उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर होगा बी। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो मानव पूंजी इसमें कौन नहीं है? कंप्यूटर जो है वो मानव पूंजी नहीं है, बाकी ये तीनों मानव पूंजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और 10 प्रश्न बचा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। मानव विकास है, मानव विकास क्या है? तो मानव विकास हमारा एक साधन और एक साध्य, यानी दोनों हो जाएगा। तो साध्य एवं साध्य, साधन एवं साध्य दोनों हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 में कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी? परिवहन का विकास भी हो जाएगा, शहरीकरण और सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 में कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, आधारिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए तो 33 का क्या क्या आता है? आधारिक संरचना के आधार पर बिजली भी आता है, सिंचाई भी आता है और सड़क का निर्माण, ये हमारा आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, यानी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो 1975 को हुआ था। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है 35 में कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में, खाली घर दिया गया है, डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक, यानी आपका ग्रामीण श्रम बल का अनुपात जो शहरी श्रम बल की तुलना में यहाँ पे अधिक भर दीजिएगा आपको, लेकिन भरना नहीं है, आपका MCQ प्रश्न रहेगा, टिक मारना है और इसे गोल कर देना है। तो 35 का ऑप्शन में ए हो जाएगा। 36वां प्रश्न कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देख लेना यहाँ पे। और इसका राइट आंसर होगा दिहाड़ी मजदूर, यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर भर दीजिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 37 में कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन है इसमें? तो 37 का ऑप्शन में जो सी है वो सौर ऊर्जा, वो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचकांक है? 38 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो एक वर्ष के दौरान कुल जन्मे हुए बच्चों की संख्या उसमें होता है, वो हमारा क्या होगा? वो होगा जन्म दर, यानी उसमें मतलब एक वर्ष में जितना बच्चा जन्म हुआ और उसी के दौरान में जितना बच्चा मर गया वही हुआ शिशु मृत्यु दर। अगला है जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? यानी जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ? तो सार्क का जो गठन है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।